हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य तथा वाक्य के भेद प्रभेद क्या है, यानी कि सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। पढ़िए और समझिए। वाक्य अपने मन की बात, भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने मन की बात, भाव या फिर विचार, इमोशंस, क्या हम सोचते हैं, क्या हमें बोलना है, वो हम दूसरों को वाक्य द्वारा हम प्रयोग करके समझा सकते हैं। जैसे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सिलाई कर रही थी। अब देखिए, लड़के पतंग या लड़कियां सिलाई, लेकिन यदि हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि लड़के पतंग या लड़कियां सिलाई कहते हैं, तो ये अंश वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे कोई हमें अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन अंशों से कोई बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया यानी जो दर्शाता है कुछ कार्य। सामान्यतः बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। सो हमें यह समझ में आता है कि अपनी बात, भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्यों का प्रयोग करना होता है। वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह कहलाता है। समूह मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। सो हमें वह ऐसे शब्द चाहिए जिसमें एक क्रिया हो। क्रिया क्यों? ताकि वो दर्शा सके कि क्या कार्य हो रहा है। इसीलिए वाक्य में कम से कम एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे लड़के पतंग, बस अगर मैं लड़के पतंग बोलूंगी तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं लड़के पतंग उड़ा रहे थे, अब देखिए इसमें उड़ा रहे थे जो शब्द है, उड़ा जो है वो है आपका क्रिया। अब दूसरा देखिए, लड़कियां सिलाई, अगर मैं बस बोलूं लड़कियां सिलाई, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। लड़कियां सिलाई मतलब कुछ भी मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको कि क्या है ये वाक्य का मीनिंग। बट अगर मैं बोलूं लड़कियां सिलाई कर रही है, मतलब दे आर डूइंग समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? सिलाई करना। ठीक है, तब जाके ये एक महत्वपूर्ण वाक्य बनता है। अब वाक्य की रचना के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः वाक्य की रचना दो अंशों से होती है। एक है आपका उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है, एक है आपका उद्देश्य, दूसरा आपका है विधेय। उद्देश्य का मतलब क्या है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह है आपका उद्देश्य। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वही आपका हिंदी व्याकरण में उद्देश्य माना जाता है। किसके बारे में वो वाक्य बात कर रहा है, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो हमें अपना हमारा उद्देश्य बताता है वाक्य में। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, मतलब वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि आपका उद्देश्य है, वो आपका विधेय बताता है। विधेय मतलब प्रेडिकेट। सो उद्देश्य और विधेय आपका और कुछ नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट क्या है? अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इन द सेंटेंस। हम वाक्य में किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, वो आपका विधेय बताता है या फिर प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। हमारा वाक्य है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बस आप ध्यान दीजिए इस वाक्य पे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बच्चों के बारे में। सो बच्चे जो है आपका उद्देश्य है। अब क्या बच्चों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? कि वे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये हो गया आपका विधेय। विधेय वो है जो उद्देश्य के बारे में बताता है, और उद्देश्य वो है जिसके बारे में वाक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा वाक्य है, सभी लोग आज मेले में जा रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोगों के बारे में। तो सभी लोग आपका उद्देश्य है। अब इन लोगों के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? कि आज मेले में जा रहे हैं। तो आपका विधेय हो गया, आज मेले में जा रहे हैं। झूठ बोलने वाला लड़का आज स्कूल नहीं आया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झूठ बोलने वाला लड़का के बारे में। तो आपका उद्देश्य या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस झूठ बोलने वाला लड़का। उसके बारे में हम क्या बात करें? कि आज वो स्कूल नहीं आया। आज स्कूल नहीं आया इज योर विधेय।
ठीक है, तो ये होता है आपका उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? उद्देश्य तथा विधेय से युक्त भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। उद्देश्य तथा विधेय से युक्त मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका उद्देश्य और विधेय। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होना चाहिए, और भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका वाक्य। तो आपको इसको रटना मारने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखेंगे कि वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है, और वो भाषा की वह इकाई है जिससे अपना भाव या विचार हम पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो यही है आपका भाषा, जो कि वाक्य का परिभाषा है। अब वाक्य के भेद प्रभेद क्या है? हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्य को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रचना के आधार पर। वाक्य के भेद क्या है ये पहले पढ़ेंगे। वाक्य की रचना किस प्रकार की है, इस आधार पर वाक्य के दो भेद किए जाते हैं। पहला तो वाक्य के भेद प्रभेद दो आधार पर है, जिसका पहला वे है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और वाक्य की रचना के आधार पर फिर से दो भेद में हुआ जाता है। एक है सरल वाक्य, दूसरा है जटिल वाक्य। सरल वाक्य क्या है पहले हम समझते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है, जिन वाक्य में एक क्रिया होती है, हमें ये समझ में आया कि वाक्य तभी माना जाता है जब उसमें कम से कम एक क्रिया होती है। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आगरा जाऊंगा। अब यहाँ पर बताइए उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपका उद्देश्य है, और मैं के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आगरा जाऊंगा। तो ये आगरा जाऊंगा आपका विधेय हो गया। अब इसमें क्रिया क्या है? जाऊंगा। कितने क्रियाएं हैं इस वाक्य में? एक। इसीलिए ये वाक्य आपका सरल वाक्य माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। पिताजी कल आ रहे हैं। अब इसमें उद्देश्य और विधेय को पहले जानेंगे। पिताजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपका उद्देश्य है। पिताजी के बारे में क्या बता रहे हैं? कि कल आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका विधेय। अब इसमें कौन कितने क्रिया है? आ रहे हैं, एक ही क्रिया है। तो ये भी आपका सरल वाक्य हुआ। वे झूठ नहीं बोलते। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उद्देश्य वे झूठ नहीं बोलते आपका विधेय। कितने क्रिया है? सिर्फ एक, वो है बोलते। तो ये हुआ आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य जिसमें एक क्रिया होती है। अब दूसरा है जटिल वाक्य। जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, जब कई सरल वाक्यों को मिलाकर एक बड़ा वाक्य बनाया जाता है, उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबद्ध होते हैं। जैसे सरल वाक्य देखेंगे। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, माताजी घर पर रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए ये दो हमारे सरल वाक्य है। पिताजी उद्देश्य, माताजी दूसरे वाक्य का उद्देश्य। पिताजी दिल्ली, अब देखिए दिल्ली जा रहे हैं विधेय है पहला वाक्य का, घर पर रहेंगी विधेय है दूसरे वाक्य का। और यहाँ पर पिताजी दिल्ली जा रहे हैं में कितना क्रिया है? एक ही क्रिया है। क्या है वो क्रिया? जा रहे हैं आपका क्रिया है। माताजी घर पर रहेंगी, रहेंगी आपका क्रिया है। तो इन दोनों सरल वाक्यों में एक एक क्रिया है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर अगर हमने एक वाक्य बनाया, एक जटिल वाक्य बनाया, जिसमें एक से अधिक या फिर कई सरल वाक्यों को जोड़कर हम एक जटिल वाक्य बना सकते हैं। तो पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। ठीक है, तो ये तथा जो है आपका अव्यय है, जो आपने अव्यय चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, ये आपका एक सरल वाक्य है, और हमने इसको जोड़ा दूसरे सरल वाक्य से एक पूरा एक जटिल वाक्य बनाने के लिए। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी। जटिल वाक्य में कितने क्रियाएं आगे? जा रहे हैं और घर पर रहेंगी, दो क्रियाएं हैं।
ठीक है। अब वैसे ही दूसरा देखेंगे, लड़का झूठ बोल रहा था। यह एक सरल वाक्य है। उद्देश्य है लड़का, झूठ बोल रहा था विधेय है, बोल रहा था आपका क्रिया है। अब दूसरा वाक्य, सरल वाक्य, लड़का चला गया। लड़का आपका उद्देश्य है, चला गया विधेय है, चला गया आपका क्रिया है। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़कर हम एक बड़ा जटिल वाक्य बना सकते हैं। जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। ठीक है, तो जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया। दोनों सरल वाक्यों को जोड़कर एक बड़ा हमने जटिल वाक्य बनाया। अब इस प्रकार आपने देखा कि जटिल वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है। एक से अधिक सरल वाक्यों से जटिल वाक्य बनता है। जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवाक्य किसे कहते हैं? जटिल वाक्यों में आने वाले इन सरल वाक्यों को सरल वाक्य न कहकर उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपका उपवाक्य है, जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया, ये आपका उपवाक्य है। उपवाक्य तथा सरल वाक्य में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। कोई मौलिक अंतर नहीं है। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जटिल वाक्य में आ जाने के बाद आपका सरल वाक्य जो है वही उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अब उपवाक्य के कुछ भेद पढ़ेंगे। उपवाक्य के भेद, ऊपर के जटिल वाक्यों तथा क तथा ख के उपवाक्य पर ध्यान दीजिए। वाक्य क के दोनों ही उपवाक्य पिताजी दिल्ली जा रहे हैं तथा माताजी घर पर रहेंगी इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनका प्रयोग हम जटिल वाक्य से बाहर निकालकर अलग से स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये उपवाक्य परस्पर समान स्तर पर समान अधिकार वाले होते हैं। दैट मीन्स दे हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन, इंडिपेंडेंट मीनिंग। जैसे आप देखिए, मैं अगर बोलूं पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, इससे आपको समझ में आ रहा है, ये एक सरल वाक्य है। आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है। माताजी घर पर रहेंगी, इसमें भी क्रिया है, उद्देश्य है, विधेय है, आपको इसका भी अर्थ समझ में आ रहा है। तो यही है उपवाक्य कि ये स्वतंत्र रूप में जटिल वाक्य से बाहर निकलकर भी अपना अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। ये उपवाक्य परस्पर समान स्तर या समान अधिकार वाले होते हैं। इनमें न कोई छोटा होता है और न बड़ा। ऐसे उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य, समान है अधिकार जिनका, कहा जाता है। समानाधिकृत मतलब इक्वल मीनिंग। ओके, समान अधिकार, समानाधिकृत। ओके, तो ये पिताजी दिल्ली जा रहे हैं का जितना अधिकार है जटिल वाक्य में बनने के लिए, उतना ही माताजी घर पर रहेंगे वाक्य का महत्व है। ठीक है, और इन दोनों को हम उपवाक्य मानते हैं। जबकि जटिल वाक्य ख के दोनों उपवाक्यों की स्थिति भिन्न है, वह चला गया। ठीक है, अब उपवाक्य को तो वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, परंतु जो लड़का झूठ बोल रहा था उपवाक्य को अलग से नहीं बोल सकते, क्योंकि यह उपवाक्य दूसरे उपवाक्य वह चला गया पर आश्रित है, मतलब डिपेंडेंट है। दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज का जो मीनिंग है। जटिल वाक्य के जिस उपवाक्य पर कोई उपवाक्य आश्रित होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य के जिस उपवाक्य पर कोई उपवाक्य आश्रित होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ये आपके क्लॉजेस है, उपवाक्य जो है क्लॉजेस है। ठीक है, वन इज योर डिपेंडेंट क्लॉज, द अदर इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट मतलब किसी पर निर्भर होना, आश्रित होना। उसे क्या होता है कि
वो खुद अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता, उसको किसी और वाक्य से जुड़कर अपना मीनिंग स्पष्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर देखा जटिल वाक्य के ख एग्जाम्पल में, जो लड़का झूठ बोल रहा था। क्या अगर मैं आपसे बोलूं जो लड़का झूठ बोल रहा था, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं। अगर मैं बोलूं जो लड़का झूठ बोल रहा था वह चला गया, तो ये पूरा जो सेंटेंस है अब इसका अर्थ समझ में आता है। अगर मैं आपको जस्ट बोलूं वह चला गया, तो क्या आप कुछ समझ सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वह आपका उद्देश्य है, चला गया आपका विधेय है, चला आपका एक क्रिया है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यह आपका जो उपवाक्य माना जाता है। वह चला गया आपका उपवाक्य है, जो कि आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो लड़का झूठ बोल रहा था, इस वाले सेंटेंस पे, वाक्य पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम, तो ये जो है ये वाक्य इस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है, कि अगर ये जो वाक्य जो लड़का झूठ बोल रहा था जब जुड़ेगा वह चला गया के साथ, तभी ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यही है आपका आश्रित वाक्य का मीनिंग। और जटिल वाक्य के जिस उपवाक्य पर कोई उपवाक्य आश्रित होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए प्रधान उपवाक्य यहाँ पर आपका हो गया, जो लड़का झूठ बोल रहा था, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये इस पर वह चला गया पर आश्रित है। ठीक है, अब इस तरह जटिल वाक्यों में 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं। ठीक है, जटिल वाक्य में कितने तरह के उपवाक्य मिलते हैं? 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं। वो क्या क्या है? जटिल वाक्यों में 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं: सामान्यीकृत, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, रचना के आधार पर हमें सरल वाक्य और जटिल वाक्य मिलते हैं। अब जटिल वाक्यों में 3 तरह के उपवाक्य मिलते हैं। वो क्या क्या है? सामान्यीकृत मतलब समान अधिकार के स्तर पर होना, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो माँ खाना बना रही है और बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तुमको चलना होगा या तुम्हारे भाई को चलना होगा। जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि समानाधिक, ये जो रेड में आपका अंडरलाइंड है, हाइलाइटेड है, ये सेंटेंस माँ खाना बना रही है, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। ये दो आपके जो उपवाक्य है दे आर एट द सेम लेवल, मतलब इंडिपेंडेंटली दे हैव अ मीनिंग। माँ इज द उद्देश्य, खाना बना रही है आपका विधेय है जिसमें क्रिया है बना। सो ये जो माँ खाना बना रही है ये उपवाक्य आपका एक मीनिंगफुल वाक्य है। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे आपका अ, उद्देश्य है, होमवर्क कर रहे हैं आपका विधेय है। ठीक है, और कर रहे हैं आपका क्रिया है। तो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और माँ खाना बना रही है, इन दोनों उपवाक्यों को अलग अलग हम सेम अधिकार दे सकते हैं, समान अधिकार दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंटली ये दोनों एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल वाक्य है। और जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को और से जोड़ेंगे तब भी वो एक जटिल वाक्य बनता है, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये जटिल वाक्य जो है दो या फिर दो से अधिक सरल वाक्यों से बना हुआ है। और क्योंकि ये सामान्यीकृत है, उपवाक्य है, तुमको चलना होगा या तुम्हारे भाई को चलना होगा बेबी, ये दोनों ही सेम ये पे है, क्योंकि इनमें इंडिपेंडेंटली दे कन्वे सम मीनिंग। तुमको चलना होगा, ठीक है, तुमको उद्देश्य चलना होगा, विधेय चलना इज द क्रिया। दूसरा जो वाक्य है तुम्हारे भाई को चलना होगा, भाई आपका उद्देश्य, को चलना होगा इज योर विधेय, चलना होगा इज द क्रिया। इसीलिए ये दोनों आश्रित नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और समानाधिकृत उपवाक्य है। जल्दी चलो, ये भी एक उपवाक्य है,
वरना देर हो जाएगी, वरना को छोड़ देंगे, सिर्फ देर हो जाएगी देखेंगे तो ये भी मीनिंगफुल वाक्य है। ठीक है, लेकिन हम जब ये दोनों सरल वाक्य जल्दी चलो और देर हो जाएगी को वरना शब्द से जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका एक जटिल वाक्य। ओके, एंड दिस ये जो जटिल वाक्य है, क्योंकि ये बना हुआ है आपके दो सरल वाक्यों से जिनमें उपवाक्य जो है समान अधिकार पर है, समानाधिकृत उपवाक्य माने जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। देखिए कुछ उदाहरण। प्रधान उपवाक्य, वह लड़का चला गया। अब वह लड़का चला गया बोलने से क्या समझ में आ रहा है? कौन सा लड़का, क्या कर रहा था, कहाँ पर? वह लड़का चला गया जो हमेशा झूठ बोलता था, जो हमेशा झूठ बोलता था। तो ये आश्रित उपवाक्य है, जो हमेशा झूठ बोलता था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह लड़का चला गया जो हमेशा झूठ बोलता रहता था, इससे समझ में आ रहा है। वे लोग आज नहीं आए जिन्हें नौकरी चाहिए। वे किताबें किसी ने चुरा ली जिन्हें मैंने मेले से खरीदा था। किन किताबों को? जिन्हें मैंने मेले से खरीदा था। कौन से लोग नहीं आए? जिन्हें नौकरी चाहिए था। कौन सा लड़का चला गया? जो हमेशा झूठ बोलता रहता था। माताजी ने कहा था कि वे आज कीर्तन में नहीं आएंगी। माताजी ने क्या कहा था? कि वे कीर्तन में आज नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को पहचान सकते हैं। अब जटिल वाक्य के भेद दो तरह के हैं। जटिल वाक्य होता है एक संयुक्त वाक्य और दूसरा होता है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है, जिस जटिल वाक्य में सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, अर्थात ना कोई छोटा ना कोई बड़ा या ना कोई प्रधान और ना कोई आश्रित, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये सभी उपवाक्य प्राय समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। दादाजी सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। इंडिपेंडेंट उपवाक्य, दादाजी सो रहे थे, इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है। बच्चे खेल रहे थे, इसका भी अर्थ हमें स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम इसको इन दोनों उपवाक्यों को एक समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं तब ये संयुक्त वाक्य माना जाता है। मैं तो यही रहूंगा, आपको जाना होगा, आपको जाना होगा। मैं तो यही रहूंगा पर आपको जाना होगा। ये होना नहीं है, होगा होगा, ठीक है। पर जो है आपका अव्यय है। आप यही रुकेंगे, मेरे साथ घर चलेंगे। या, ठीक है, या और पर, ये सब आपके समुच्चय बोधक अव्यय है। जल्दी स्कूल चलो अन्यथा देर हो जाएगी। तो जो वाक्य उपवाक्य हम जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अवयव से, उन्हें हम संयुक्त वाक्य माने जाते हैं। इनमें जो उपवाक्य यूज हुए जाते हैं वह ना कोई छोटा माना जाता है, ना किसी दूसरे से बड़ा माना जाता है। इनमें ना कोई प्रधान वाक्य है ना कोई आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिश्र वाक्य, मतलब मिक्स्ड सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होता है, दैट मीन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। गुरुजी ने कहा है, क्या कहा है? कि सब लोग अपना काम करते रहे। वह कमीज फट गई, कौन सी? जिसे मैंने बाजार में खरीदा। हाँ, मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। मैं एक चित्रकार से मिला जो बच्चों को चित्रकारी सिखाता था। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य वो वाक्य है जो अपने आप इंडिपेंडेंटली कुछ मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि सब लोग अपना काम करते रहे, जिस जिसे मैंने बाजार से खरीदा था क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, जो बच्चों को चित्रकारी सिखाता था, क्या इससे हमें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे प्रधान उपवाक्यों से तो एक स्पष्ट वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, जिसे हम मिश्र वाक्य मानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। हमने रचना के आधार पर पढ़ा, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं, जैसे कथनात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक। ठीक है, पहले इन तीनों को पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे।
कथनात्मक वाक्य, जिन वाक्यों के सामान्य कथन होते हैं उन्हें कथनात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि कथनात्मक वाक्य का दूसरा नाम क्या है, विधानार्थक वाक्य। बच्चे शोर कर रहे हैं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे, मीरा डॉक्टर है, बारिश हो रही है, लड़की छोटी है और लड़का बड़ा है, जब छुट्टियां होंगी तब मैं शिमला जाऊंगा। तो ये बस सामान्य कथन, दे जस्ट मेक अ नॉर्मल स्टेटमेंट। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, परमिशन, आदेश, सम, कमांड, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अनुमति, परमिशन आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यही बैठो, अपना अपना काम कीजिए, बाजार से घी लेते आना, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, काम पूरा करो फिर बातें करना, रुको और चारों ओर ध्यान से देखो। तो इन 6 वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। इससे हमें पता चल रहा है कि इन सब में एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग कहाँ रुकेंगे, यह घर किसका है, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ, क्या आज स्कूल खुला है। जिन वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं, एक हाँ ना और दूसरा अन्य प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ ना उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे कोई उत्तर मिले, आइदर हाँ या ना। इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाया जाता है, तो इनके उत्तर स्वीकृति मतलब यस या फिर अस्वीकृति ना या नहीं के रूप में दिए जाते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम्हारे पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं, हाँ या फिर ना। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, नहीं या फिर हाँ। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, हाँ या फिर नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर क्या पूछने पर हमें उत्तर मिले यस या नो में, यानी कि जी या फिर जी नहीं हमें, तो हमें हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसको। अब अन्य प्रश्नवाचक वाक्य, इन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में जब आता है तो इन्हें हम अन्य प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं, और इनके उत्तर किसी शब्द, पदबंध या वाक्य के रूप में दिए जाते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच वाक्य के बीच में आया। तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी। तुम स्कूल कैसे जाती हो, तुम क्या काम करते हो, तुमने परीक्षा क्यों नहीं दी। अब देखिए, ये जो प्रश्न वर्ड्स है, प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें हम अन्य प्रश्नवाचक वाक्य मानते हैं, और इनका संभावित उत्तर जब हमें हाँ या ना में नहीं आकर किसी विशेष शब्द, पदबंध या वाक्य के रूप में आता है, तब इसे हम मानते हैं कि ये अन्य प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता जो बोल रहा है अपने लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है, उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, काश मैं पास हो जाता, चलो अब चलते हैं, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। ये सब वक्ता द्वारा बोला जा रहा है, किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त कर रहा है। ईश्वर तुम्हें, वक्ता किसी दूसरे तुम्हें के लिए बोल रहा है, काश मैं पास हो जाता, चलो अब चलते हैं, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। तो ये अब जिन वाक्यों में संभावनात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता है, उन्हें संभावनात्मक वाक्य कहते हैं। शायद वे लोग आ जाए, शायद मतलब डाउटफुल। संभवतः आज पिताजी आए, हो सकता है,
बारिश न आए, अब वह बड़ा हो गया होगा। डाउटफुल केसेस या डाउटफुल मीनिंग वाले शब्द अगर हो, वक्ता संदेह का भाव प्रकट करता हो, तो वो संभावनात्मक वाक्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह कितना सुंदर फूल है, शाबाश ऐसे ही पढ़ाई किया करो, हाय मैं क्या करूं, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया। अब संकेतार्थक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त को पूरा किया जाता है, उन्हें संकेतार्थक या शर्त बोधक, सम कंडीशनिंग। अगर तुम रुकोगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। अगर पढ़ते तो पास हो जाते, अगर शब्द है। यदि वे नहीं आए तो मुझे जाना होगा। यदि यदि योगासन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। यदि निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, वे निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में प्राय नहीं, न और मत लगाकर वाक्यों को नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक इज पॉजिटिव सेंटेंसेस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक आर नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। हम लोग घर पर खाना खाएंगे, हम लोग घर पर खाना नहीं खाएंगे। मीरा डॉक्टर है, मीरा डॉक्टर नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, तुम लोग यहाँ से मत जाओ। हो सकता है वह तुम्हारी मदद करे, हो सकता है वह तुम्हारी मदद न करे। प्रायः सभी प्रकार के वाक्यों को निषेधात्मक वाक्यों में बदला जा सकता है। उसी आधार पर निषेधात्मक वाक्यों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। निषेधात्मक वाक्य के भेद: एक है कथनात्मक, दूसरा है आज्ञार्थक, तीसरा है इच्छार्थक और चौथा है सम्मानार्थक। कथनात्मक वाक्यों को नहीं लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है। वह चल सकता है, वह चल नहीं सकता। दिस इज कथनात्मक। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। चोर पकड़ा गया, चोर नहीं पकड़ा गया। आज्ञार्थक निषेधात्मक मतलब आज्ञार्थक वाक्यों को मत लगाकर निषेधात्मक बनाया जा सकता। तू यहाँ से जा, तू यहाँ से मत जा। जहां पर मत लगाया जाता है वो आज्ञार्थक निषेधात्मक होता है। इच्छार्थक निषेधात्मक, इसमें को न लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है। तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें सफलता न मिले। ईश्वर करे तुम्हारी शादी हो जाए, ईश्वर करे तुम्हारी शादी न हो। इसको इच्छार्थक निषेधात्मक माना जाता है। संभावनार्थक निषेधात्मक, इनमें न लगाकर निषेधात्मक बनाया जाता है। शायद आज धूप निकले, शायद आज धूप न निकले। इसमें डाउटफुल, शायद। हो सकता है वह बीमार हो सकता है वह बीमार न हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इच्छार्थक एंड संभावनात्मक। संभावनात्मक में डाउटफुल वर्ड्स आएंगे, जैसे शायद, हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सीखा वाक्य भाषा की वह इकाई है जो किसी भाव या फिर विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद है, एक है सरल वाक्य, दूसरा है जटिल वाक्य। सरल वाक्य में एक क्रिया पदबंध होता है तो तथा जटिल वाक्य में एक से अधिक क्रिया पदबंध। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, एक है संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कथनात्मक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक तथा विस्मयादि बोधक। तो आइए अभी अभ्यास करते हैं। वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य में कुछ उदाहरण दीजिए। ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने अभी एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिटेल में समझाया है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड राइट द आंसर्स। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छाटेंगे। हमें सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट को निकालना है। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में हम वाक्य में बात कर रहे हैं। विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है। मैंने कल दावत में सबको बुलाया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने। क्या मैंने के बारे में क्या बोला जा रहा है कि विधेय आपका है कल दावत में सबको बुलाया। पहले ये 5 सेंटेंस में हम उद्देश्य देखेंगे। मैंने कल दावत में सबको बुलाया, मैंने। लड़कियां इधर काम नहीं करेंगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़कियां। उद्देश्य लड़कियां। वे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उद्देश्य वे लोग। नीली साड़ी वाली लड़की कहाँ चली गई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नीली साड़ी वाली लड़की के बारे में। आप लोग यही रुकिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप लोग। अब विधेय क्या है जो उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है? कल दावत में सबको बुलाया है, विधेय। इधर काम नहीं करेंगी, विधेय। बहुत झूठ बोलते हैं, विधेय। कहाँ चली गई, विधेय। यही रुकिए, विधेय। ठीक है, तो ऐसे आप इसको उद्देश्य और विधेय को आइडेंटिफाई करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य अलग कीजिए। अब हमें यह पहचानना है कि आश्रित उपवाक्य कौन से हैं। अब देखिए, इन सब वाक्यों में गांधी जी ने कहा था कि वह लड़की जो जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं, जिसकी दीवार गिर गई थी, मैं चाहता हूं कि। अब देखिए, इन सब वाक्यों में ये जो की, जो, जहां, जिसको, की, ये सब आश्रित शब्द है। और जिन वाक्य उपवाक्य में ये सब है वो आपका आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि वह लड़की जो जहां आज ये इमारतें खड़ी हैं, जिसकी दीवार गिर गई थी, मैं चाहता हूं कि। तो ये सब आपके आश्रित उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर है आपके प्रधान उपवाक्य पे। गांधी जी ने कहा था कि हम सत्य और अहिंसा से ही आजादी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका हुआ प्रधान उपवाक्य। ठीक है। अब वह लड़की जो इस मकान में रहती थी न जाने कहाँ चली गई, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। जहां आज ये इमारतें खड़ी है, अब इस उपवाक्य में जहां शब्द है तो ये आपका आश्रित है। किस पर? वहां पहले गड्ढे थे पर। अब जिसकी दीवार गिर गई थी, इस उपवाक्य में जिसके शब्द है तो ये आश्रित उपवाक्य है। हम लोगों ने उस मकान को बेच दिया, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। जो अपने आप में मीनिंग समझा सकता है वो प्रधान उपवाक्य है। मैं चाहता हूं कि, तो ये मैं चाहता हूं कि बन गया आपका आश्रित उपवाक्य। किस पर? प्रधान उपवाक्य एक सफल वैज्ञानिक बनूं पर। ठीक है। अब निम्नलिखित वाक्यों में से निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक तथा संकेतार्थक वाक्य पहचान कर लिखिए। अगर आज भी बारिश आई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये संकेत देता है। अगर बारिश के संकेत है तो संकेतार्थक। क्या आपकी तबीयत खराब है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक। मुझसे बात मत करो, मत करो मतलब निषेध करना, रेस्ट्रिक्ट करना, परमिशन नहीं देना, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है आपका धत सब बिगड़ गड़बड़ कर दिया, ये आपका विस्मयादि बोधक है। धत ये जो है एक्सक्लेमेशन में। आप यही बैठिए, आज्ञार्थक। तुम्हें किससे बात करनी है, प्रश्नवाचक। अगर वाक्य के लास्ट में एक प्रश्न चिन्ह है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं आपसे नहीं मिल सकती, निषेधात्मक। नहीं शब्द है, नहीं, न, मत, ये सब निषेधात्मक है। हाय मैं मर गया, हाय विस्मयादि बोधक। यदि तुमने झूठ बोला तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, संकेतार्थक। चलो चलो यहाँ से भागो, आज्ञार्थक। ठीक है, आज्ञा देना। अब दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही क्रिया है। आइए चलकर कॉफी पी जाए, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, जब स्कूल खुले तब आना। तीनों में से कोई नहीं। क्यों?
क्योंकि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आइए चलकर, ये दो क्रिया है। बच्चा दौड़कर और मेरे पास आया, आया और दौड़कर दो क्रियाएं होगी। स्कूल खुले और आना, ये दो क्रियाएं हो गई। तो इन तीनों में दो दो क्रियाएं है, लेकिन सरल वाक्य में एक ही क्रिया होना जरूरी है, इसीलिए आंसर आपका तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? आइए बैठकर बात करते हैं, क्योंकि वाक्य नहीं है पूछा है, तो बैठकर और बात करते हैं, ये दो क्रियाएं आ गई, तो ये आपका सरल वाक्य नहीं है। जबकि बाकी तीन में एक ही एक क्रिया है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? लोग आए और नारे लगाने लगे। संयुक्त मतलब ना कि कोई आश्रित है, ना कोई प्रधान है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, उसको हम संयुक्त वाक्य मानते हैं। ठीक है, और इनमें ज्यादातर एक समुच्चय बोधक कंजंक्शन अव्यय होना जरूरी है, जैसे कि और। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? दरवाजा खुलते ही एक लड़की बाहर आई। अब देखिए, यहाँ पर दरवाजा खुलते ही, यहाँ पर एक आश्रित वाक्य आ गया, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? गाड़ी आते ही लोग धक्का देने लगे, क्योंकि इसमें प्रधान उपवाक्य भी है और आश्रित उपवाक्य भी है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? ध्यान से सुनो और बात को समझो, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा वाक्य चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और अभ्यास दोनों समाप्त हुए। आई होप यू लाइक माई चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियोस है, उन्हें देखिए और अपने एग्जाम्स के लिए पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।